हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एकेडमी। मैं आपका आचार्य मयंक वापस आ गया हूं आपके लिए कुछ चटपटी बातें लेकर। देखते हैं आज अपन क्या सीखने वाले हैं। अपन बात करने वाले हैं 75 डेज कंप्लीट केमिस्ट्री रोड मैप। किसके लिए रोड मैप, ये आप सभी लोग जानते होंगे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने ये वीडियो देखी तो शायद आपको ये पता भी चल जाएगा, अगर आपको पता नहीं है कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि एएमयू बीटेक के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट अनाउंस हो चुकी है। 19 अप्रैल डेट अनाउंस की गई है। आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए ये जितना भी प्रोसेस है, जितना भी दिन है, इसके अंदर कितना समय बचा है अपने पास। मैक्सिमम मेरे ख्याल से शायद 80 to 85 डेज होंगे। तो उसमें हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे क्रैश कोर्स करें। क्रैश कोर्स मतलब कैसे फटाफट, अगर जैसे पहले से कोई तैयारी कर रहा था या फिर कोई तैयारी नहीं कर रहा था या फिर कोई 12th देकर अचानक तैयारी करने लगा है, कि कैसे किया जाए सर, इतने कम समय के अंदर सब कुछ रिवीजन कैसे किया जाए। क्योंकि मैनेजमेंट ही तो नहीं हो पाता है बच्चों से क्या नहीं हो पाता है, मैनेजमेंट नहीं हो पाता है कि कौन सा चैप्टर कितने दिन तक पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है, ये सब कौन बताने वाला है। आज मैं जनरलाइज केस में आपको बताने वाला हूं इसके बारे में कि अगर हम 75 डेज, मोटा मोटा ले लीजिए, 75 डेज ले लेते हैं हम। अगर मैं 75 डेज ले लेता हूं तो 75 डेज के अंदर हम लोग कोर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। किसका? केमिस्ट्री का। तो चलिए देखते हैं कि 75 डेज का रोड मैप क्या है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मान लीजिए कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एएमयू बीटेक के एग्जामिनेशन के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेटर प्लान हो जाएगा आपके लिए केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। अगर आप कहीं और से कोचिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहां से आपको रोड मैप मिला हुआ होगा, नहीं मिला है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं। तो आप मुझे जानते ही हैं, मैं आपका आचार्य मयंक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनआईटी जयपुर, ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट, आपके पास आया हूं इस बारे में बात करने के लिए। तो देखिए हम आज किस किस बारे में बात करने वाले हैं, उसकी मैं हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, उन चैप्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं करेंगे और इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम में आ रहे हैं। वेटेज कितना है चैप्टर्स का, वेटेज के अकॉर्डिंग अपन प्लान करने वाले हैं, राइट। चैप्टर वाइज एनालिसिस करने वाले हैं कि कितने चैप्टर से, कौन से वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना वेटेज है इसका और कितना इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। परफेक्ट प्लान है ये एक पूरी केमिस्ट्री के लिए। देखते हैं एक बार 75 डेज में अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज, राइट। तो देखिए अपने पास 11th के कौन कौन से चैप्टर हैं और 12th के कौन कौन से चैप्टर हैं, इस बारे में एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से अपने चैप्टर जो हैं वो 11th के कोर्स में आ रहे हैं। देखिए बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो ये मूल कंसेप्ट हो जाएगा अपने पास, है ना, ये मूल कंसेप्ट है, ये मूल हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ, वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, रेडॉक्स हो गया, कभी कभी 12th में भी पढ़ाया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आईयूपीएच आ जाएगा, जीओसी आ जाएगा, आइसोमेरिज्म आ जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं ये। और क्या क्या अपने पास, हाइड्रोकार्बन है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। देन अपने पास 12th में क्या क्या आ रहा है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये तो फिजिकल के चैप्टर्स हो गए, ये फिजिकल के चैप्टर हो गए, अपन ऐसे भी देख लेते हैं, ये फिजिकल के चैप्टर। डी ब्लॉक किस में हो जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाएगा, राइट। डी ब्लॉक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, एल्डिहाइड कुछ किस में हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अमाइंस, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक में देख लेते हैं अपन। सॉलिड स्टेट कैसा है, फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये। सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल में पढ़ाया जाता है, वैसे फिजिकल रिलेटेड इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने, पर फिर भी ये फिजिकल में आता है। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, ये अपना इनऑर्गेनिक में डाल दीजिए आप, मेटलर्जी जिसको कहते हैं। पॉलीमर्स हो गया, पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक में आ जाएगा। पॉलीमर्स अपन इनऑर्गेनिक में देख लेते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जनरल है, किसी में भी डाल दीजिए, इनऑर्गेनिक में या फिर ऑर्गेनिक में। तो ये पूरी बात हो गई, इसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। फिजिकल केमिस्ट्री में किसका आ जाएगा, मोल आ जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, एटॉमिक आ जाएगा, इनऑर्गेनिक का आएगा ये इनऑर्गेनिक में आ जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा चैप्टर है 11th का। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में आता है और ये तो आप अच्छे से जानते हैं, जो बच्चों के जल्दी से समझ में नहीं आता है। इक्विलिब्रियम के भी दो पार्ट है, आप भी जानते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये भी किस में आ जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में। रेडॉक्स फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल्स, वही जीओसी वगैरह, जीओसी 1, जीओसी 2। 11th की जीओसी अलग है, 12th की अलग है, वो तो अपन मिक्सअप होकर पढ़ते हैं क्वेश्चन कोचिंग वगैरह में, आईयूपीएससी वगैरह। हाइड्रोकार्बन कौन सा आ जाएगा, आइसोमेरिज्म के बाद पढ़ाते हैं ना अपन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल केमिस्ट्री। हाइड्रोजन किस में हो जाएगा, इनऑर्गेनिक।
ये भी इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक भी इनऑर्गेनिक, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप किसी में भी डाल लीजिए आपके अकॉर्डिंग, राइट। ये समझ में आया आप लोगों को। तो ये अपने पास 11th के चैप्टर्स हैं, ये अपने पास 12th के चैप्टर्स हैं। अपन को पहले ये एनालिसिस करना है कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर अपने प्रिपेयर हैं। प्रिपेयर मतलब बेसिक बेसिक, अगर देखिए आपको बेसिक भी पता है ना तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर मान लीजिए 40 to 50% तो इजी पार्ट आता ही है, हर एग्जामिनेशन में वो इजी पार्ट देता ही है, वो भी बेसिक से पूछे जाते हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का आ रहा है, या फिर ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, अगर ऐसे बात करने लगोगे तो फिर देखो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि बेसिक, इतना तो बेसिक आना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही हमको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का है, चैप्टर में भी किस टॉपिक का है, और क्या पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, इतना तो पता होना चाहिए ना यार। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ वो अलग बात है। तो देखिए इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपके पास कौन कौन से चैप्टर जो बेसिक प्रिपेयर है आपके। उसके बाद जो हल्के फुल्के प्रिपेयर है उनको खुद से ट्राई करिए। इतने दिन है अपने पास, 75 डेज है, उसी का रोड मैप मैं शो करने वाला हूं आपको। तो देखिए ये पूरा एनालिसिस है केमिस्ट्री का कि इस बार जो एग्जाम हुआ था, लास्ट एग्जाम, उसके अंदर क्या वेटेज आया था। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज अगर देखें अपन, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका आ रहा है? फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद किसका है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और उसके बाद किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पूछी गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों को मिला दें अपन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अभी हाल फिलहाल थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आना चालू हुए हैं एल्डिहाइड कीटोन वगैरह से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये तीनों ही मुझे तो लग रहा है कि देखिए लगभग बराबर ही है, 33% 27%, बस थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में डिफरेंस आ रहा है, उसकी कोई बात नहीं है। पर अपन इन तीनों पार्ट में से जो भी अपने लिए इजी होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, वो अगर पढ़ लेंगे अपन, और वो भी अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हमारा सिलेक्शन बेटा कोई नहीं रोक सकता। फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तू सीरियस हो जाएगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 75 डेज हैं तेरे पास, तो सीरियस हो जा अब और इसके लिए काम कर ले। बस हो गया, जैसा होना था, जैसा पेपर होना था हो गया। बहुत बढ़िया हुआ है तो भी बहुत बेहतर है, अच्छा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। अब अपन तैयारी कर लेंगे। 75 डेज ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके सिलेक्शन निकालेगा, और फिर मेरे से मैसेज करेगा मुझे कि सर मैं पहुंच चुका हूँ, कॉलेज पहुंच चुका हूँ सर, तो मुझे भी खुशी होगी। नहीं तो चल आगे चलते हैं। देखिए ये चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं हर साल, उसके बारे में हमने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है। एक बार इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, 2025 में इससे क्वेश्चन आया है, 24 में नहीं आया है, 23 में भी नहीं आया है, एक आया है, फिर एक आया है, 2015 में 4 5 उस टाइम आए थे। तो अभी तो इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे लग रहा है थोड़ी कम है। पर ये क्या है बेटा, ये जो चैप्टर है ना, ये इजी चैप्टर है बहुत। इसको क्या छोड़ता है ना, मतलब छोड़ने का कारण मत डिसाइड करना है इसका, क्योंकि ये चैप्टर सिंपल है, इसको तुम कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन आए नहीं आए देखिए वो अलग बात है, पर सिंपल चैप्टर का अगर क्वेश्चन आ गया तो देखो क्या होता है कि रैंक के बारे में बात करता हूँ मैं तुमसे, कि रैंक में क्या होता है कि मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन है, तो फॉर एग्जाम्पल कि 10,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो 10,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और एक सिंपल क्वेश्चन आया है, तो उसको मैक्सिमम कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं? मान लीजिए 7,000 बच्चे कर रहे हैं ना, 70% बच्चे उसको अटेंड कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं। अब मान लीजिए अपन गलती से इस चैप्टर को नहीं पढ़ के गए, जो इजी चैप्टर है उसको नहीं पढ़ के गए, मान लेते हैं नहीं पढ़ के गए और उसका क्वेश्चन आ गया, तो क्या वो क्वेश्चन अपना गलत हुआ? हाँ सर गलत हुआ। कितने बच्चों का गलत हुआ वो? सर 30% बच्चों का गलत हुआ है, और 30% बच्चों का गलत हुआ और उनमें हम भी हैं, तो हमारी रैंक अचानक से ऊपर से सीधा नीचे चली जाएगी। समझ में आ रहा है? देखिए टफ क्वेश्चन है, आपने नहीं किया, सामने वाले ने भी नहीं किया, तो आपकी रैंक का ज़्यादा लफड़ा नहीं पड़ेगा। पर अगर इजी क्वेश्चन आपने छोड़ा, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने वो क्वेश्चन कर दिया, तो उनकी रैंक ऊपर चली जाएगी, आपकी रैंक नीचे आ जाएगी। तो इस बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अपन सिंपल चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, रिस्क नहीं ले सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी देखिए बहुत सालों तक क्वेश्चन नहीं आया है, और पहले 2022 में आया है, एक में आया है, पिछले साल तो आया ही नहीं है। पर ये भी चैप्टर सिंपल है। केमिकल बॉन्डिंग तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 क्वेश्चन, पहले 6 क्वेश्चन भी आ चुके हैं, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। तो इसको तो अपन करेंगे। अगर आपको 12th का पार्ट ऐसा लगता है फजान रूल के बाद वाला कि ये ज़्यादा थोड़ा सा टफ पड़ रहा है या चीज़ें याद करने की ज़्यादा हैं, तो आप 11th का पार्ट कर लीजिए। 11th के पार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डाइपोल मोमेंट से आते हैं, आपके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आते हैं, ज्योमेट्री के रिगार्डिंग आते हैं, तो ये सब आपको ये कर लेना, है ना।
उसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर शायद गैसेस स्टेट आ रहा होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट तो ये रहा सॉलिड स्टेट, एक होता है अपना गैसेस स्टेट और एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, राइट। तो शायद लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस स्टेट इसमें दे दिया है इसने। कौन कौन सा है लिक्विड सॉल्यूशन और कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, अपने पास सॉलिड स्टेट हो ही गया है तो गैसेस स्टेट हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर मान लीजिए इसके अंदर हैं। तो कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इन दोनों से, दो दो क्वेश्चन तो लास्ट टाइम ही आए हैं, 3 क्वेश्चन भी आए थे, 1 क्वेश्चन आया है, हो सकता है एक और क्वेश्चन आ जाए। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं रेगुलरली क्योंकि चैप्टर टफ है इसलिए क्वेश्चन। अब वो एक बात बताए, टफ क्वेश्चन बनाएगा तो किस में से बनाएगा, ऐसे चैप्टर्स में से तो बनाएगा ना टफ क्वेश्चन जहाँ पर बच्चा सीधा देखते ही छोड़ दे। तो ये थोड़ा सा चैप्टर बच्चों को टफ लगता है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपसे ये चैप्टर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाए तो फिर देख लेते हैं, क्योंकि अपने पास और भी चैप्टर हैं जिनको अपन कर सकते हैं। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, देखिए इससे क्वेश्चन आता ही आता है, मिनिमम मान के भी चले तो 1 क्वेश्चन तो आएगा ना यार, एवरेज देख लीजिए आप। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम का एवरेज कितना आ रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है भाई, 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, ये तो अपन करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन इजी चैप्टर है, इसको करना ही है। एस ब्लॉक इजी है, पी ब्लॉक आपको टफ लग रहा है, याद करने की चीज़ें ज़्यादा हैं तो 11th का पार्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 7 क्वेश्चन आ चुके हैं, 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। अब देखिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही आए तो हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आ जाए। हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक से भी पूछ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन से भी पूछा था उसने, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इधर देखिए ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक 3 क्वेश्चन पूछ रखा है ना, और ये देखिए मोल कंसेप्ट से भी 3 क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म और इन सब से कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इसने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी चैप्टर है, काइनेटिक्स इजी चैप्टर है, क्वेश्चन आता है। सरफेस केमिस्ट्री और ये सब इजी चैप्टर है, पर इससे क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं, बस लास्ट ईयर नहीं आया है, इससे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये इजी चैप्टर्स हैं, थियोरेटिकल चैप्टर से हो जाते हैं, तो इसको भी कर लेना। डी एंड एफ ब्लॉक इजी चैप्टर है मेरे भाई। हेलो एल्केन्स, अब देख आप लोग अगर ऑर्गेनिक पूरी कर रहे हैं तो वो तो पूरी करेंगे, अगर आप लोग यहीं तक ही कर रहे हैं, जीओसी तक कर रहे हैं, IUPAC आइसोमेरिज्म जीओसी, उसके नीचे का नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर सारे चैप्टर नहीं समझ में आएंगे आपके। मतलब ऐसा होता है ऑर्गेनिक में कि समझ में आती तो पूरी समझ में आ जाती, नहीं आती तो बीच में रह जाता है आदमी की, आइसोमेरिज्म के बाद समझ में ही नहीं आया। हाइड्रोकार्बन जैसे चालू हुआ, नेम रिएक्शन चालू हुई, रिएक्शन मैकेनिज्म चालू हुई, बच्चों को वहाँ से समझ में आना बंद हो गया। तो मैं इस पर नहीं बोलूँगा आपको कि ये लोग आपके सही हो जाएंगे, ये जब भी सही होंगे जब आपको पूरी ऑर्गेनिक आती होगी। तो इनसे तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है तो बहुत बढ़िया यार, क्योंकि ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए 3 क्वेश्चन आए हैं, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आता है, पॉलीमर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अच्छा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जनरल प्रोसेस मतलब मेटलर्जी, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपल चैप्टर, ये सिंपल चैप्टर, ये सिंपल, ये सिंपल, और देखिए कौन कौन से सिंपल, केमिकल इक्विलिब्रियम सिंपल है, स्टेट्स ऑफ मैटर सिंपल है, ये सब अपन कर सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपल है, काइनेटिक्स सिंपल है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं यार जो अपन इजीली कर सकते हैं, आपका हो सकता है आराम से। तो ये पूरा क्या है, एनालिसिस है। एवरेज क्वेश्चंस हमने आपको उधर भी प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको आप देख भी सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना ज़्यादा वेटेज आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए ना। इस पूरे चार्ट को देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लिए प्रोवाइड करें, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए मैंने ये चैप्टर वाइज एनालिसिस किया है आपके लिए कि कौन कौन से चैप्टर मैंने इजी, मॉडरेट और हार्ड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए हैं। देखते हैं। इजी, मोल कॉन्सेप्ट मुझे इजी लगता है, 11th के बच्चे को इजी नहीं लगता है, 12th के किसी बच्चे को इजी नहीं लगता है, क्योंकि उसको 11th में समझ में नहीं आया था इसलिए। पर बेटा ये सिंपल चैप्टर है, जैसे ABCD सीखते हैं ना अपन, कोई वर्ड बनाने के लिए क्या सीखेंगे, ABCD, उसी प्रकार से ये है यार। केमिस्ट्री सीखने के लिए अपन को क्या सीखना पड़ेगा, मोल कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। पर ये सिंपल है, मुझे सिंपल लगता है ये, और सिंपली पढ़ा भी देता हूँ, बच्चों को समझ में आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिंपल है, पीरियोडिक टेबल सिंपल है, एस ब्लॉक सिंपल है, सॉलिड स्टेट, IUPAC लिक्विड सॉल्यूशन सिंपल है, रेडॉक्स सिंपल है, सरफेस थ्योरेटिकल चैप्टर है, मेटलर्जी थ्योरेटिकल है, सिंपल है, DNA ब्लॉक भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, सिंपल है। तो ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ये तो करने ही करने हैं। उसके बाद देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम सिंपल है, P ब्लॉक अगर 12th का पार्ट नहीं हो पा रहा है तो 11th का पार्ट कर लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग 12th का पार्ट नहीं हो पा रहा है तो 11th का पार्ट कर लीजिए, मतलब फजान रूल से पहले के सारा पार्ट कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन आपको करना ही है, क्योंकि GOC के बाद हाइड्रोकार्बन चालू होता है, हाइड्रोकार्बन आएगा तो आपको एल्डिहाइड कीटोन ये इजीली आ जाएंगे, नहीं आएगा तो फिर वो पीछे के क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन भी गलत होंगे उनसे। केमिकल काइनेटिक्स इजी है, ये करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं।
जीओसी आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट और इजी, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ रहा है, पॉलीमर्स और ये सब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है ये तो आपको वापस करने ही करने हैं कैसे भी करके। आयनिक इक्विलिब्रियम देखिए टफ चैप्टर है। टफ इसलिए है, मतलब अपन को कौन कौन से चैप्टर टफ लगते हैं, देखिए थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये अपन लोगों को टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें केसेस बहुत ज़्यादा हैं और वो याद नहीं रहते हैं। बफर बन गया, फिर सॉल्ट सॉल्ट रिएक्शन कर गए, एसिड बेस रिएक्शन कर गए, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है यार, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इनसे क्वेश्चन रेगुलरली देखिए आ रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ये आपका चैप्टर बेसिक तक भी तैयार है तो अच्छे से इसको तैयार करके PYQ लगा के चले जाइए, क्योंकि ये आपके रैंक बहुत अच्छी खासियत इंप्रूव कर देगा। अब किसी के ये चैप्टर अच्छे नहीं है तो अब आप अच्छे नहीं कर सकते इनको। क्यों नहीं कर सकते, देखिए फैक्ट बात करेंगे, रियलिटी पे बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि इन दोनों चैप्टर्स को हम 15 से 16 लेक्चर के अंदर पढ़ाते हैं। क्रैश कोर्स में हम कितने देर पढ़ाएंगे आपको, 4 से 5 दिन पढ़ा देंगे। अगर 15 से 16 लेक्चर में बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है या कम समझ में आ रहा है या फिर 70% ही बच्चों के समझ में आ रहा है, तो बताइए हम 5 से 6 दिन के अंदर आपको कैसे पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा सकते। इसलिए प्रैक्टिकल बात है, आपको बेसिक आता है तो आप इसको तैयार करिए, बहुत बढ़िया PYQ लगा लीजिए, आपका हो जाएगा और आपकी रैंक अच्छी आएगी। अगर ये जो चैप्टर्स हैं, देखिए जो टफ चैप्टर्स होते हैं ना, वो क्यों होते हैं टफ चैप्टर्स, जो रैंक स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना वो पकड़ते हैं। मतलब कि जो आप देखिए कि जिनकी रैंक अच्छी आ रही है उनके टफ चैप्टर भी वो अटेंड करते हैं, उनके क्वेश्चन सही करते हैं, तब रैंक अच्छी आती है। क्योंकि ये सब तो वो करके बैठा है, अपन और उसका क्या डिफरेंस आ रहा है, यही तो डिफरेंस आ रहा है कि वो ऐसे क्वेश्चन भी करके बैठा है या ऐसे भी चैप्टर तैयार करके आया है जो हम छोड़ के आए हैं। समझ में आ रहा है। तो रैंक के लिए ये सारे चैप्टर जरूरी हो गए। और रैंक नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो फिर इनको आप छोड़ सकते हैं। पर सिलेक्शन वैसे भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पकड़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा मैंने इसके अंदर क्यों डाला है, ऑर्गेनिक पूरी इसमें इसलिए डाली है हार्ड में, क्योंकि इधर से अगर समझ में नहीं आएगा तो ये पूरा समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैंने ये पूरे कैटेगरी किस में डाली है, हार्ड में डाली है। देखिए कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मुझे तो ये पूरा आता है, मेरे क्वेश्चन भी लग जाते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, पर वो मैं एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसी बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन कैसा आता है कि नेम रिएक्शन आ रहा है, मान लीजिए कि A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, इधर NaOH डाल रखा है, इधर कुछ और डाल रखा है, तो ये क्वेश्चन जैसा बनेगा तो ये कैसा क्वेश्चन बनेगा, मिक्स क्वेश्चन बनेगा। अगर मिक्स क्वेश्चन बनेगा तो फिर कैसे कर पाओगे, अगर ये नहीं आता है ये आता है तो फिर कैसे कर पाओगे। अगर चैप्टर से पर्टिकुलरली उस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, एल्कोहल फिनॉल ईथर से ही आ गया, प्रॉपर्ली उससे ही आ गया, एल्डिहाइड कीटोन से ही आ गया, तो फिर बहुत बढ़िया बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हार्ड नहीं है ये। पर हार्ड में किस कैटेगरी में बता रहा हूँ इनको, जब अपन को ऊपर का चैप्टर नहीं आता है तो फिर ये सारे नहीं आएंगे अपन को। अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तैयार कर सकते हैं। आपको पूरा एनालिसिस हो गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर ईजी मॉडरेट हैं, कौन कौन से नहीं छोड़ने हैं अपन को, कैसे भी करके। और आगे चलते हैं अपन। तो जो चैप्टर्स हम नहीं छोड़ेंगे, कैसे भी करके हम वो चैप्टर्स नहीं छोड़ेंगे, उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है। मूल कंसेप्ट 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, आपने देखा था। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत सिंपल चैप्टर है, एटॉमिक सिंपल चैप्टर है, ये वही मैं रैंक के बारे में बात कर रहा था ना, इजी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है तो रैंक बिल्कुल नीचे आ जाती है अगर सही नहीं हुआ तो ये वो चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम ईजी है, लिक्विड सॉल्यूशन, पीरियोडिक, एस ब्लॉक, IUPAC, रिएक्शन मैकेनिज्म आती है हाइड्रोकार्बन वगैरह के अंदर। GOC एनवायरमेंटल केमिस्ट्री थ्योरेटिकल चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आए थे इससे। एल्डिहाइड कीटोन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, पहले 2-3 बार 6-6 क्वेश्चन आ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग से। काइनेटिक्स इजी है, D&F ब्लॉक, सरफेस, ये दोनों थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म, पॉलीमर्स। हाइड्रोकार्बन मैंने इसलिए डाला है, अगर हाइड्रोकार्बन आपको आ गया तो फिर आगे का कर लेंगे, मुझे इतना भरोसा है। अगर नहीं हुआ तो हाइड्रोकार्बन तो करके जाना ही, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी रिएक्शंस आती हैं। तो ये आपके जो चैप्टर है ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। उसके अलावा जो मैंने टफ के बारे में बात की थी वो तो बता ही दिया था आपको कि वो अगर आप छोड़ देंगे, पर इनको प्रिपेयर पूरी अच्छी तरीके से कर लेंगे तभी जाके काम बनेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं कि उनको भी छोड़ दिया, इनको भी अच्छे से नहीं किया, इन सारे चैप्टर्स को भी 50% कर गए, उन चैप्टर्स को छोड़ दिया, फिर सोचो कि सर अब कुछ हो सकता है क्या, तो बेटा फिर तो जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इनको भी फिर आपको 100% सही करना पड़ेगा कि इनका क्वेश्चन आ गया तो सर हम नहीं छोड़ेंगे, फिर इनका क्वेश्चन आ गया तो सर इसको सही करके ही जाएंगे, तभी काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। तो चलते हैं आगे। तो ये देखिए, आप जानते होंगे कि ये जितना भी मैंने आपको बताया ये इस रिगार्डिंग बताया कि 75 डेज में आप अपना जनरलाइज केस कैसे कंप्लीट
कर सकते हैं। आप हमारा टाइम टेबल भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हम सेल्फ स्टडी से कैसे कर पाएंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए या फिर आपको पढ़ाने वाला भी चाहिए, तो हमने भी हमारा AMU BTech के लिए 75 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। आप उसको ले सकते हैं क्योंकि उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। देखिए, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप 75 डेज का प्लान अचीव कर सकते हैं। पर उसमें आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा अगर कोर्स अटेंड करते हैं, तो अपने पास टेस्ट सीरीज आएगी, अपने पास रैंक आएगी, अपने पास हर चैप्टर के भी टेस्ट होंगे, कंबाइन टेस्ट भी होंगे। तो उससे अपन को एनालिसिस पता चलता जाएगा कि अपने सही में चैप्टर कितने इजी हैं और कितने टफ हैं, अपन से कितने हो पा रहे हैं। तो ये हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, आप इसको एनरोल कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर ये क्रैश कोर्स इन्वॉल्व है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, IITians NITians आपको पढ़ाने आए हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। बेस्ट फैकल्टी, कोटा की फैकल्टी अब अलीगढ़ के अंदर आपके लिए पढ़ाने आ चुकी है। आप इसका फायदा बिल्कुल उठाइए क्योंकि ये लोग स्कोर करवा देंगे आपका, ये लोग आपको सिलेक्शन करवा के ही छोड़ेंगे। फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, पढ़ाई पे अपन ध्यान देंगे, मजाक मस्ती भी करेंगे, पर अपन सिलेक्शन को ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए ये देखिए 75 डेज का जो मैं प्लानर आपके लिए लेके आया हूं, उस बारे में अपन बात कर लेते हैं कि आप अगर ऐसा फॉलो करते हैं तो आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है अगर ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो। अपन ने चालू किया है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी पड़ती है, याद करने की है। तो मान लीजिए 75 डेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 1 से 75 डेज है ना, ये 75 डेज तक है। अब मान लीजिए कि आप इनऑर्गेनिक इस टाइम पीरियड में पढ़ रहे हैं। अपन इनको 25 डेज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 25 डेज में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर क्या करना पड़ता है, चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, वो किस में पढ़ रहे हैं, लास्ट वाले स्लॉट में पढ़ रहे हैं, 25 डेज वाले में। तो एक बात बताइए, लास्ट वाले स्लॉट में आप ये पढ़ेंगे तो आपको कितना टाइम याद रहेगा, वो याद नहीं रहेगा ना, हड़बड़ होगी और याद हुआ या नहीं हुआ, पीछे का भी भूलोगे उस चक्कर में। तो आपको क्या करना है, जो भी पार्ट याद करने वाला है उसको आगे स्लॉट वाले में डाल दीजिए। मतलब मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इजी भी है और याद करने की है, तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस पहले स्लॉट में पढ़ लीजिए। 25 वाले दिन में इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लेंगे तो देखिए इससे क्या फायदा होने वाला है वो बताता हूँ। ये आपने इस स्लॉट में पढ़ लिया। अब मान लेते हैं दूसरे स्लॉट में आप किस पे आए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आए, और तीसरे स्लॉट में आप किस पे आए, फिजिकल केमिस्ट्री पे आए, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 25 दिन का स्लॉट आएगा ना, तो आप ये रिवाइज कर लेंगे उस 25 दिन के स्लॉट में, तो आपको और ज्यादा याद हो जाएगा कि हाँ यार, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि याद हो गया। जब वापस फिजिकल केमिस्ट्री का स्लॉट आए तो इस स्लॉट के अंदर आपको ये दोनों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, दोनों रिवाइज करनी है, दोनों वापस फटाफट देखनी है। रोज रोज आपको इसका एक दो पेज देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। तो इसमें आपका इसका एक बार और रिवीजन हो जाएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा, राइट, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये वापस हो जाएगा, 2 बार रिवीजन हो जाएगा इसका, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो भूलोगे नहीं। ये वाला पार्ट कैसा है, फॉर्मूले याद होंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। समझ में आया आपको कैसे करना है। तो इस प्रकार से आपको स्लॉट डिवाइड करके आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री करनी है, तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपन ने इसको चालू कर दिया। अपन ने क्या चालू किया है, सबसे पहले वही बेसिक चैप्टर जैसे चालू करते हैं, पीरियोडिक टेबल से अपन ने स्टार्ट कर दिया है। पीरियोडिक टेबल आपको लगभग कितने दिन पढ़ना है, देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब ये इसके साथ पैरेलल में आपका फिजिक्स भी चल रहा होगा, मैथ्स भी चल रहा होगा, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में मैं बता ही रहा हूँ आपको। फिजिक्स में संदीप बहन आपके लिए वीडियो बनाई होगी, मैथ्स वाले सर भी बना देंगे या फिर बन गया होगा। तो ये सब 3 दिन के अंदर आपको खत्म करना है ये चैप्टर, क्योंकि ईजी चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग आप उठा लीजिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं अपन। 4 दिन में आप इसको खत्म करने की कोशिश करिए। दोनों पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, 11th भी 12th भी, तो 2 दिन के अंदर 11th पढ़ लीजिए और अगले 2 दिन के अंदर 12th पढ़ लीजिए। उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे एस ब्लॉक। 8वें दिन अपन एस ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। एस ब्लॉक ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो कब तक चलेगा ये, 2 दिन चलेगा सिर्फ। उसके बाद अपन पी ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। पी ब्लॉक कितने दिन चलने वाला है, 1, 2, 3 और 4 दिन। तो आप खुद ही बताइए, क्या पी ब्लॉक के लिए 4 दिन काफ़ी हैं क्या? नहीं काफ़ी हैं, इसलिए चीज़ें याद होनी चाहिए। या फिर उस PYQ, मान लीजिए कौन से PYQ किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ लीजिए इन 4 दिनों के अंदर, पर वो पढ़ के जाइए। मान लीजिए अभी तक 50 क्वेश्चन आ चुके हैं पी ब्लॉक से, अब कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसके PYQ लगा लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े बहुत लगा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये तो आपको करना ही है। फिर ये चलेगा अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 4 दिन चलेगा अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको ये खत्म करना है, 4 दिन में हो जाता है अगर सब कुछ याद है तो। क्वेश्चन भी अच्छा, एक चीज़ और, क्वेश्चन भी लगाना है आपको इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना ही है बेटा, पढ़ के नहीं जाना कभी भी। पढ़ के जाओगे ना और जब क्वेश्चन आएगा तो फिर क्या होगा कि कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे कि देखिए एक साइकोलॉजिकल मैटर है ये। कैसे? मान लीजिए मेरे पेन को आदत नहीं है कुछ लिखने की, मान लीजिए मुझे स्ट्रक्चर बनाने की आदत नहीं है, मैंने याद कर लिया कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंड शेप होता है, बेंड शेप होता है, टेढ़ा होता है, टेढ़ा होता है। अब पहली बार एग्जाम में आ गया और मुझे बनाना था ऐसा, पर क्या मेरे हाथ को आदत है क्या ये स्ट्रक्चर बनाने की? नहीं आदत है। क्यों आदत नहीं है? क्योंकि आप लोग पढ़ते कैसे हैं, आप लोग पढ़ते हैं हवा में। किताब है अपने पास, हाँ पहला पेज हो गया, दूसरा पेज पढ़ लेंगे, ऐसे ऐसे करके याद करेंगे। बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ऐसी चीज़ें जल्दी याद नहीं होती हैं। आप फिर बोलते ना कि सर मैं क्या करूँ, पढ़ता तो हूँ मैं या पढ़ती तो हूँ मैं, पर मैं भूल जाती हूँ। अब भूलोगी तो सही ना, क्योंकि हाथ को आदत नहीं है ना। तुम लिख के पढ़ो, ये तुम्हारे हाथ में एक बार बना दिया ना, तो जब तुम दूसरी बार वापस बेंट रूल आएगा ना, या फिर वाटर का स्ट्रक्चर आएगा, ज्योमेट्री आएगी, तो ये हाथ वापस कोशिश करेगा ऐसे ही आने की, क्योंकि उसको पता है कि कैसे बनाना है। समझ में आ रहा है? ये साइकोलॉजिकल है थोड़ा। तो इसको आप हमेशा जो भी पढ़ाई करें, आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि मैथ्स के लिए आपको पेन उठाना है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जब इंग्लिश पढ़ेंगे आप बोर्ड के लिए, तो इंग्लिश में भी, फिजिकल एजुकेशन में भी, या जो भी आपके लिए सब्जेक्ट है, उन सबको पेन से रफ कॉपी पे लिख के पढ़ना है। हर एक डेफिनेशन पढ़नी है, तभी सिलेक्शन होता है मेरे भाई, तभी चीज़ें याद रहती है। ऐसे जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना कि सर याद नहीं रहता है, तो इस तरीके से याद रहता है। मुझे याद नहीं रहता था तो मैं बार बार लिखता था, इतने इतने मोटे रजिस्टर 10-10 दिन में खत्म कर देता था। अब तुमसे पूछूं कि सर इतना मोटा रजिस्टर कितने दिन में खत्म करते हैं आप, अब मैं आपसे पूछूं ये बात, तो बताइए। आप लोग बोलेंगे सर अभी तक तो याद नहीं, एक ही बार लिया था सर, 3 महीने से तो वही चल रहा है। ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार, उस रफ रजिस्टर को भरो ना, उसमें सारे सब्जेक्ट करो, पर लिख लिख के पढ़ो। जो भी पढ़ना है कैसे पढ़ोगे, लिख लिख के पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा सब कुछ। चलिए, अब जो मैंने आपको 25 दिन के स्लॉट बनाए थे, 25 डेज, फिर 25 डेज और फिर 25 डेज, इनके अंदर जो रिवीजन बताए थे आपको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इधर भी रिवीजन होगा और इधर भी रिवीजन होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इधर रिवीजन होगा, तो ये जो रिवीजन आपको करना है ना, ये लिख लिख के करना है मेरे भाई, फटाफट लिख लिख के रिवीजन करना है, तो याद रहेगा। ऐसे नहीं हवा हवा में कर लिया। चलिए, तो ये ईमानदारी रख, तू जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा पढ़ लेगा तो तेरा हो जाएगा इजीली। चल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो ही गया, डी एंड एफ ब्लॉक सिंपल चैप्टर है, 2 दिन में इसको खत्म करेंगे। हाइड्रोजन एक ही दिन का चैप्टर है, बहुत छोटा, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, इसको भी कर लेंगे 2 दिन में। देखिए याद है तो हो जाएगा 2 दिन में, 2 दिन कोई ज़्यादा नहीं है। अब देखिए ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये अपन को बेसिक से आता है, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद जो टाइम केमिस्ट्री से बचता है, जिन चैप्टर से, मान लीजिए केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, तो उस टाइम किसी दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर पर टाइम कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है ना अपने पास। तो इधर अपने पास टाइम बच गया, इधर बच गया, तो किसको दोगे? उस सब्जेक्ट को दे दो जहां पर और टाइम की आवश्यकता है, ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं या फिर ज़्यादा पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को दे दीजिए। ऐसे बेटा मैनेजमेंट होता है, ऐसे पूरा मैनेज करके चलोगे ना तो ईजिली हो जाएगा, बिना स्ट्रेस के हो जाएगा। मेटलर्जी, मेटलर्जी थ्योरेटिकल चैप्टर है, वही इसके जैसा ही, तो इसके बारे में बात करूंगा कि ये चैप्टर चल रहे हैं तो आप दूसरे को समय देते रहना, इनको रेगुलर पढ़ते रहना, आपको 2-3 दिन 4 दिन में तो हो जाएगा इजीली। मेटलर्जी 3 दिन के लिए दे रखा है, बहुत ईजी चैप्टर है, IUPAC बहुत ईजी है, GOC आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आते हैं, इनको छोड़ना नहीं है। और 30वें 31वें तक ये अपने पास चलेगा, GOC अपने पास चल रहा है 35 डेज तक, राइट। आपने देख लिया होगा कि पहला स्लॉट अपना उधर खत्म हो चुका है, कहाँ तक, 25 डेज तक, इधर खत्म हुआ है ना अपने पास 24 25, यहाँ तक मेटलर्जी तक अपना खत्म हो गया। मतलब अपना ऐसा मान लीजिए आप 25 दिन में अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया अपन ने। उसके बाद अपन किस में आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कूद रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर कौन सा है, IUPAC, इसलिए IUPAC आपको शेड्यूल में पहले दिया गया है। उसके बाद GOC और आइसोमेरिज्म है, समझ में आया। तो ये 25 दिन का स्लॉट फिक्स हो गया आपका, इस पे मेहनत करना चालू कर दीजिए। ये 25 दिन का स्लॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दे ही रहा हूँ मैं आपको। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, आता है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। अगर आपको बेसिक से आती है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन उससे रेगुलर आ रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चन आए हैं, अल्कोहल फिनॉल से क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरा पढ़ लीजिए ऑर्गेनिक। इसलिए मैंने आपको ऑर्गेनिक दी है। और फिजिकल किस में दी है मैंने, लास्ट वाले स्लॉट में दी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन करने रहते हैं। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर देंगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मोल कंसेप्ट, अब देखिए इधर से 49 हो गया,
एक दिन का वो है 50, 51, 52 डेज से इधर से अपना मूल कंसेप्ट चालू हो चुका है, मतलब अपनी इधर से फिजिकल केमिस्ट्री चालू हो चुकी है। समझ में आया? तो ये आपका थर्ड स्लॉट इधर से चालू हो चुका है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्लॉट कौन सा चालू हो चुका है, तीसरा स्लॉट अपना चालू हो चुका है। उससे पहले अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो अपन ने यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट की। मूल कंसेप्ट सिंपल है, रेडॉक्स भी सिंपल है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसिंग और ये सब टाइट्रेशन आता है, बहुत सिंपल है। सॉलिड स्टेट सिंपल है, लिक्विड सॉल्यूशन सिंपल है। तो यह आपका पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम सिंपल है, इसलिए इसको डाल रखा है। केमिकल काइनेटिक्स सिंपल है, क्वेश्चन आते ही हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है इसमें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, क्योंकि इजी है, क्वेश्चन आते हैं, इजी चैप्टर है, चीज़ें याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो ये पूरा आपका रोड मैप मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। इस अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी रैंक बूस्टअप हो जाएगी। आपकी तैयारी नहीं है तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, पर कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नीचे छोटा सा लिखा रहता है ना, याद है? कुछ भी लेते तो उसके नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो वो क्या अप्लाई कर रहे हैं कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत किसको करनी पड़ेगी बेटा? आप लोगों को ही करनी पड़ेगी मेहनत। तो मेहनत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाई है। एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम लोग 11th एंट्रेंस के लिए भी एक बुक पब्लिश करने वाले हैं। तो जो बुक पब्लिश हो रही है उसके अंदर सॉल्यूशंस बनते हैं, पीवाईक्यूज के सारे सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। पीवाईक्यू की बुक है वो। तो उस सॉल्यूशंस को हर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट वाला सॉल्यूशंस बना रहा है। तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करके दी है उसमें कि आपके एक ही बाण से दो दो निशाने लग जाएंगे, एक ही तीर से दो दो निशाने लग जाएंगे। कैसे लगेंगे देखिए आप, आपके लिए धमाका है, मतलब बिल्कुल। ये नोट्स हैं, मान लीजिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के मैंने नोट्स ओपन किए, तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं। अच्छा सर, हैंड रिटन नोट्स हैं, कहाँ से लिखे सर? ये मैंने खुद ने लिखे हैं आप लोगों के लिए, और इस कस्टमाइज तरीके से लिखे हैं इन नोट्स को कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपका देखिए क्या क्या काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10th का पेपर दे रहे हैं, बोर्ड का मान लेते हैं, आप 10th के बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। तो जो 10th क्लास के अंदर केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं वो इससे आप पढ़ लीजिए। अगर आपको रिवीजन क्विक करना है, मतलब कौन सा क्विक रिवीजन अगर आपको करना है, क्विक रिवीजन आपको करना है, तो आप क्या करिए, इसको थोरोली पढ़ने लग जाइए। थोरोली पढ़ने लग जाएंगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से सारे टॉपिक मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाल दिए हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पूछ रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप रेड से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर पूरा उसको डिफाइन कर दिया है कि उसके बारे में क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और अगर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो ये बोर्ड में आप 2 नंबर का क्वेश्चन लिख के आ जाइए, सॉल्यूशन लिख के आ जाइए, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उस अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन किया हुआ है। तो ये किसके लिए कारगर हो गया? 10th बोर्ड के लिए भी कारगर हो गया। अच्छा, और क्या काम आ सकता है सर? ये मान लीजिए आप 11th एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हैं, आप पीवाईक्यू की बुक लगा रहे हैं। पीवाईक्यू की जैसे ही बुक लगा रहे हैं तो आप जैसे ही पीवाईक्यू की बुक लगा के इधर पहुंचेंगे, बुक से इधर पहुंचेंगे, आपको क्या मिलेगा? हिंट्स एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाएंगे। कैसे हिंट्स एंड सॉल्यूशंस? बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे हुए हिंट्स एंड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपको मटेरियल मिल जाएगा, हिंट्स एंड सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज़ और मैंने इंपॉर्टेंट करी है इसके अंदर, देखिए आप, मतलब क्या क्या मैंने इसके अंदर कस्टमाइज करके दिया है आपको कि आपका एक तो रिवीजन क्विक हो रहा है। अगर आप इनके अंदर रेड लाइंस को पढ़ेंगे ना, सिर्फ रेड लाइंस, रेड पेन से जो मैंने स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं, जो भी चीज़ें लिख रखी हैं, अगर रेड पेन वाली चीज़ें आप गौर करेंगे और उसको पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। इससे कि सब कुछ आता है, आपको फटाफट रिवीजन करना है मान लीजिए, तो आप ये पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन तुरंत हो जाएगा। अगर आप पूरा ब्लू वाला पढ़ते हैं तो आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशन मिल गए, पूरी बुक का सार मिल गया, उसके अंदर मोटी मोटी चीजें मिल गई, इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई, कोई फालतू की चीजें नहीं डाली है मैंने इसमें, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वही डाला है इसके अंदर। तो अगर आप रेड से पढ़ेंगे तो आपका क्विक रिवीजन होगा, पूरा पढ़ लेंगे तो आपका थोरो रिवीजन हो जाएगा फटाफट। और अगर आप बुक लगा के करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यह आपके लिए एक सरप्राइज था मेरे लिए, जो मैंने आपके लिए कस्टमाइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आप इसको जाइए, इसको लगाइए, एज अ हिंट्स एंड सॉल्यूशंस ही देख लीजिए। 10th बोर्ड का पेपर आ रहा है तो इसको शॉर्ट नोट्स के तौर पे भी देख लीजिए। तो ये अपने क्या क्या काम आने वाला है, अपने पार्ट्स नोट्स के लिए भी काम आने वाला है और सॉल्यूशंस के लिए भी काम आने वाला है। और किसके काम आने वाला है सर? ये तो आपने एक तीर से 3 निशाने लगा दिए सर।
और क्या कर सकते हैं बेटा, रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए भी आपके पास ये काम आ सकता है। ये पूरे नोट्स आपको मिलने वाले हैं साथ में। तो जाइए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।